दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा भूचाल आ रहा है जो सीधे तौर पर भारत के दो सबसे खास और भरोसेमंद दोस्तों को आमने सामने खड़ा कर चुका है। एक तरफ वो महाशक्ति जिसने दशकों से हर वैश्विक मंच पर भारत का डटकर साथ दिया है, और दूसरी तरफ है वो छोटा लेकिन बेहद अहम देश जो आज भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। क्या होगा जब ये दोनों दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे? क्या एक छोटे से देश का पश्चिमी देशों की तरफ झुकाव एक बहुत बड़े युद्ध की नींव रख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब दोनों तरफ भारत के अपने खड़े हों तो न्यू दिल्ली का अगला कूटनीतिक कदम क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों, ये कोई आम कूटनीतिक विवाद नहीं है। यूरेशिया के उस हिस्से में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है जिसकी गूंज मॉस्को से लेकर न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन तक साफ सुनाई दे रही है। मामला इतना गर्म हो चुका है कि धमकियां अब बंद कमरों से निकलकर सीधे ग्लोबल मीडिया में आ गई हैं। असल में आर्मेनिया ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के माथे पर सिलवटें ला दी हैं। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशियान ने साफ कर दिया है कि उनका देश यूरोपियन यूनियन यानी यूई की सदस्यता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण बयान नहीं है, बल्कि रसिया के जियोपॉलिटिकल प्रभाव वाले क्षेत्र में नाटो और वेस्टर्न कंट्रीज की सीधी एंट्री का एक खुला निमंत्रण है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर आर्मेनिया ऐसा क्यों कर रहा है और रसिया इस पर इतना भड़का क्यों है? इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पर्दे के पीछे असल में पावर गेम क्या चल रहा है। दोस्तों, आर्मेनिया का ईयू और नाटो की तरफ से ये झुकाव रातों रात नहीं हुआ है। बीते कुछ सालों में, खासकर नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद से आर्मेनिया को ये लगने लगा है कि रसिया ने मुश्किल वक्त में उसका उस तरह से साथ नहीं दिया जैसी उसे उम्मीद थी। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO का सदस्य होने के बावजूद जब आर्मेनिया पर भारी संकट आया तो रशियन आर्मी पूरी तरह से बीच बचाव नहीं कर पाई, क्योंकि रसिया खुद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। इसी फ्रस्ट्रेशन में पीएम निकोल पाशियान ने वेस्ट की तरफ देखना शुरू किया। दोस्तों, बात सिर्फ देखने तक नहीं रुकी। हाल ही में आर्मेनिया ने यूएस मिलिट्री के साथ ईगल पार्टनर नाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है। इसके अलावा फ्रांस ने भी आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, और अब पाशियान ने खुलेआम कह दिया कि आर्मेनिया जल्द ही EU मेंबरशिप के लिए ऑफिशियल एप्लीकेशन देगा। उनका कहना है कि ये लंबी प्रोसेस है, लेकिन इसकी असली शुरुआत जल्द होगी। दिलचस्प बात यह कि आर्मेनिया की संसद ने पिछले ही साल EU में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक बाकायदा कानून भी पारित कर दिया था। दोस्तों, जैसे ये खबर मॉस्को पहुंची, रशियन एस्टेब्लिशमेंट में हड़कंप मच गया। रशिया ने इसे अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में एक सीधी सेंधमारी माना है। रशियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी। मॉस्को ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आर्मेनिया EU की सदस्यता के लिए आगे बढ़ता है तो उसे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAU में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, पुतिन के स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि EU मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद आर्मेनिया को EAU के भीतर बहुत बड़े विरोधाभासों का सामना करना पड़ेगा। आखिर ये EAU क्या है और रसिया इसे हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहा है? दोस्तों, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। EAU रसिया के नेतृत्व वाला एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसमें रसिया के अलावा बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया शामिल है। ये संगठन इन देशों के बीच फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन सुनिश्चित करता है। दोस्तों, रसिया का साफ कहना है कि आप एक ही समय में EU और EAU दोनों एक ही सदस्य नहीं हो सकते। अगर आर्मेनिया EU में शामिल होता है तो उसे व्यापार, फाइटोसैनिटरी उपायों, कस्टम्स और दूसरे तमाम सेक्टर्स में अपने कानूनों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरी तरह बदलना होगा। दोस्तों, इसका सीधा मतलब ये होगा कि EAU के साथ आर्मेनिया का कोऑपरेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और उसे रसिया से मिलने वाली सारी रियायतें जैसे सस्ती गैस और ड्यूटी फ्री एक्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। दोस्तों, रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भी इस पर बहुत सख्त ऐतराज जताया है। रसिया के साथ साथ बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने भी आर्मेनिया पर चौतरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
इन देशों का कहना है कि आर्मेनिया को एक देशव्यापी जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराना चाहिए, जिसमें देश की जनता ये तय करे कि उन्हें ईयू में जाना है या ईएयू में बने रहना है। पीएम निकोल पाशियान ने भी रेफरेंडम की बात मान ली है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है। उनका कहना है कि जनमत संग्रह तभी सही रहता है जब चर्चा एक अहम मोड़ पर पहुंच जाए और उसके लिए आसानी से रोड मैप तैयार करना संभव है। इसके लिए दिसंबर 2026 तक का समय तय किया गया है। दिसंबर 2026 में ईएयू के राष्ट्राध्यक्षों की एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जहां आर्मेनिया के भविष्य और उसके संभावित अगले कदमों पर फाइनल चर्चा की जाएगी। यानी अगले कुछ साल काकेशस रीजन में जबरदस्त कूटनीतिक उथल पुथल होने वाली है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है। इस पूरे तनाव में भारत की एंट्री कहां से होती है और मोदी गवर्नमेंट इसे किस नजरिए से देख रही है। दोस्तों, भारत के लिए स्थिति बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। एक तरफ रसिया है, जो दशकों से भारत का सबसे रिलायबल डिफेंस पार्टनर और स्ट्रेटेजिक एली रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के इस्तेमाल से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रसिया ने हमेशा भारत का बचाव किया है। आज भी भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस स्पेयर्स के लिए रशिया पर काफी हद तक निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया है, जो पिछले 4 या 5 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा लैंड लॉक्ड देश भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, तो जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक और सटीक हथियारों की भारी सप्लाई की है। आर्मेनिया ने इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में करोड़ों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे भारत के स्वदेशी हथियारों को बैटल प्रूवन का टैग मिल रहा है। भारत के लिए आर्मेनिया सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, बल्कि वो टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के उस खतरनाक गठजोड़ का सबसे मजबूत तोड़ है, जो कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। अजरबैजान को पाकिस्तान और टर्की का पूरा मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है और इसी एक्सेस को काउंटर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने आर्मेनिया को हथियारों से लैस करने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाई है। दोस्तों, अब जब आर्मेनिया और रसिया आमने सामने है तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा? इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट है। इंडिया किसी भी संप्रभु देश के इंटरनल पॉलिसी डिसीजन में दखल नहीं देता है। मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी, जिसे आज पूरी दुनिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम से मानती है और सराहती है, वो पूरी तरह से नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है। दोस्तों, इंडिया चाहता है कि काकेशस रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर आर्मेनिया ईयू की तरफ जाता है तो इससे भारत को कोई सीधा कूटनीतिक नुकसान नहीं है, बल्कि कई डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट का तो यहाँ तक मानना है कि अगर आर्मेनिया यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अपनाता है और यूरोप के करीब जाता है तो भारत के लिए यूरोप में ट्रेड और डिफेंस एक्सपोर्ट का एक नया गेटवे बन सकता है। दोस्तों, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INCTC प्रोजेक्ट में भी आर्मेनिया का एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल रोल है। इंडिया चाहता है कि चाबार पोर्ट के जरिए ईरान और फिर आर्मेनिया होते हुए रशिया और यूरोप तक एक सीमलेस ट्रेड रूट बने, ताकि स्वेज कैनाल पर निर्भरता कम हो सके। अगर रशिया और आर्मेनिया के रिश्ते टूटते हैं तो इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के आर्मेनियाई हिस्से पर असर पड़ सकता है। इसलिए न्यू दिल्ली इस पूरे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को बहुत ही बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। दोस्तों, अब जरा तस्वीर के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। चाइना और पाकिस्तान इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? चाइना हमेशा से रसिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस स्थापित करने की ताक में रहता है। अगर रसिया ईएयू से आर्मेनिया को बाहर करता है या उनके आर्थिक रिश्ते खराब होते हैं तो चाइना तुरंत अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वहां भारी इन्वेस्टमेंट करके घुसने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की इस विवाद से सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि आर्मेनिया का वेस्ट की तरफ जाना रसिया को आर्मेनिया से दूर कर देगा। और अगर रसिया का प्रोटेक्टिव शील्ड आर्मेनिया के ऊपर से पूरी तरह हटता है तो अजरबैजान के लिए भविष्य में मिलिट्री एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, यही वो हिडन लेयर है जिसे समझना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। क्या वेस्टर्न कंट्रीज वाकई आर्मेनिया को वो सुरक्षा दे पाएंगे जिसकी उसे सख्त जरूरत है? यूक्रेन का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है। नेटो और ईयू ने बड़े बड़े वादे जरूर किए, लेकिन जब असल लड़ाई की नौबत आई तो लड़ना खुद यूक्रेन को ही पड़ा।
आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड देश है, उसकी सीमाएं तुर्की और अजरबैजान से लगती हैं, जो पहले से ही उसके घोषित दुश्मन है। ऐसे में रसिया से सीधी दुश्मनी मोल लेना आर्मेनिया के लिए एक सुसाइडल मूव साबित हो सकता है। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें कई साल लग जाते हैं। तुर्की दशकों से ईयू की लाइन में खड़ा है, लेकिन आज तक उसे एंट्री नहीं मिली। ऐसे में क्या आर्मेनिया को ईयू तुरंत अपना लेगा? ऑफिशियल कंफर्मेशन के बिना इसे फाइनल नहीं माना जा सकता, लेकिन ट्रेंड साफ दिखता है कि वेस्ट सिर्फ काकेशस रीजन में रशिया को कमजोर करने के लिए आर्मेनिया का एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि खुद यूरोप अपने एनर्जी नीड्स के लिए अजरबैजान से गैस खरीद रहा है, तो क्या वो अजरबैजान के खिलाफ जाकर आर्मेनिया का साथ देगा? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। रसिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है। पुतिन का एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी कीमत पर अपने बॉर्डर के पास एक और प्रो वेस्टर्न देश को पनपने नहीं देगा। रसिया के पास आर्मेनिया की इकोनॉमी को चोक करने के लिए बहुत सारे लेवर्स मौजूद हैं। आर्मेनिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए पूरी तरह रशियन गैस पर निर्भर है। इसके अलावा आर्मेनिया की जीडीपी एक बहुत बड़ा हिस्सा रसिया में काम करने वाले आर्मेनियाई लोगों से रेमिटेंसेस से आता है। अगर रसिया ने गैस सप्लाई रोक दी या वहां काम कर रहे आर्मेनियाई नागरिकों को वापस भेज दिया, तो आर्मेनिया की इकोनॉमी कुछ ही हफ्तों में कोलैप्स कर सकती है। तो अब आगे क्या होने वाला है? दिसंबर 2026 का रेफरेंडम आर्मेनिया के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वोट नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि आर्मेनिया दुनिया के नक्शे पर अपना वजूद बचा पाएगा या फिर महाशक्तियों की लड़ाई में पिस जाएगा। पीएम निकोल पाशियान एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं। वो देश की जनता के सामने वेस्टर्न डेवलपमेंट और यूरोपियन लाइफस्टाइल का सपना रख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रिस्क का जो पहाड़ खड़ा है, उसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, भारत के नजरिए से देखें तो न्यू दिल्ली अपने कूटनीतिक चालें बहुत संभल कर और मजबूती से चल रहा है। इंडिया ने बिना कुछ कहे अपने एक्शंस से साफ कर दिया है कि वो आर्मेनिया को एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट देना जारी रखेगा, क्योंकि ये इंडिया का सॉवरेन डिसीजन है और ये पाकिस्तान तुर्की एक्सेस को बैलेंस करने के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही इंडिया रसिया के साथ भी अपने डीप स्ट्रेटेजिक और एनर्जी टाइज को पूरी तरह से बरकरार रखेगा। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे दो अलग अलग रास्तों पर चलने वाले देशों के एक साथ ही समय में बेहतरीन रिश्ते निभाए जाते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। काकेशस की इस विसात पर मोहरें बिछ चुकी हैं। रसिया की नाराजगी, यूरोप के खोखले वादे, तुर्की की चालबाजी और भारत की शांत लेकिन आक्रामक रणनीति। आने वाले कुछ महीने जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद एक्सप्लोसिव होने वाले हैं। दोस्तों, नजर रखिए दिसंबर 2026 पर, क्योंकि वहां जो भी फैसला होगा वो सिर्फ आर्मेनिया का भविष्य नहीं, बल्कि यूरोप और एशिया के बीच पावर गेम की एक लकीर खींचेगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।